क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिकल पॉलिसी के ऊपर एक क्लास होगी और हम लोग फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है देश की इकोनॉमी पे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक बार मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़े थे। तो दो तरह की पॉलिसीज़ ब्रॉड स्केल पे चलती हैं इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से चलती है हर कंट्री में। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? आरबीआई। और फिजिकल पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ते थे हम लोग? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब के बारे में पढ़े थे। इसी तरह से आज फिजिकल पॉलिसी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत। अभी हम फिर उससे इसका कोई लिंक नहीं है, तो आप आज की क्लास में ध्यान दीजिए क्या फिजिकल पॉलिसी के बारे में क्या क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पैसा, मतलब ये आपके पास में रोड बनाती है, ठीक है, आपके इतने फ्लाईओवर्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, और जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को तनख्वाह देती है, सैलरीज देती है, और मान लीजिए कि रेलवे चलाती है आपके लिए, कई चीज़ ऐसी बनाती है। इनके लिए पैसा कहाँ से लाती हो? गांव गांव में शौचालय बनवाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती है, उनमें गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स रखते होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, उसके एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना। तो गवर्नमेंट इन सब पे खर्चा करती है, पर इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाती है? इन सब के लिए पैसा लाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? मोस्टली गवर्नमेंट टैक्स से पैसा लेती है, आपसे मेरे से, इन सब से टैक्स लेती है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा। जो भी आप वस्तुएं खरीदते हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और जब आप सैलरी या पैसा कमाते हो या इनकम आपकी होती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। टोटल मिला के आप ब्रॉड वे में याद रखिए कि आपको टैक्स देना पड़ता है। वो सारा का सारा टैक्स इकट्ठा होकर पूरे देश का किसके पास चल जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में चला जाता है, और उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है। ठीक है। तो इसके इस पे जो भी पॉलिसी बनती है इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जो भी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कोई भी चीज़ का एक तरह से रिसिप्ट, इसको बोल सकते हैं, रिसिप्ट बोल दो, कि जो भी रिसिप्ट हुए और जो एक्सपेंडिचर हुए उन पे जो पॉलिसी बनानी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना, उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी का मतलब कैसा है? जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि भाई इस बार टैक्स बढ़ेगा, इस तो इसको क्या हुआ, उसका एक तरह से वो जो रिसिप्ट उसके आएंगे, जो मतलब जो इनकम मनी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी लाएगी ना। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि पॉलिसी। ठीक है। या गवर्नमेंट बोले कि इस बार हम हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो एक्सपेंडिचर एक तरह से उसने अपनी पॉलिसी बनाई कि एक्सपेंडिचर पे ध्यान देंगे। पॉलिसी क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है गौर किसी का भी कि भाई हम अभी क्या करने वाले हैं, दैट इज स्टेटमेंट एक तरह से। तो एक तरह से फिजिकल पॉलिसी किससे डील करती है? जो रिसिप्ट हुए, जो पैसा आया और जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, उन दोनों के बारे में डील करती है। अब उसमें कितना पैसा आया, कितना गया, क्या वो पैसा आया है वो उसको अगली बार के लिए इसी तरह से खर्च करेंगे या अगली बार उसको दूसरे तरीके से खर्च करेंगे। इस बार जो पैसा आया उसको क्या इतना पैसा सफिशिएंट है, नए टैक्स लगाने, पुराने टैक्स लगाने, ये सारी की सारी बात है। तो ये सारा काम तो गवर्नमेंट ही करती है। ये सारा, ये आपके पास में रोड बनानी है वो आरबीआई तो करेगा नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट करती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। फिजिकल पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करती हैं। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट का एम क्या होगा? ग्रोथ को करना, है ना। उसको ग्रोथ से मतलब है कि देश की इकोनॉमी बढ़े, उसके लिए वो रोड बनाएगी, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, स्कूल्स बनाएगी, देश की ग्रोथ हो। सेकंड है प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस है, जो आपकी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, महंगाई बढ़नी भी नहीं चाहिए, एक स्टेबल प्राइस होनी चाहिए। और रिडक्शन इन इनक्वलिटी। इनक्वलिटी मतलब असमानता में कमी होनी चाहिए देश में। ऐसा नहीं हो कि एक एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा आगे है। हालांकि अपने देश में ऐसा ही है, बट फिर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का यही मकसद रहता है
कि जो इसलिए रिजर्वेशन होता है, SC ST को रिजर्वेशन होता है। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ नई पॉलिसी लाती है कि भाई हाँ इसके लिए, जैसे विदर्भ के लिए एक अलग फंड आता है, क्योंकि वो मुंबई और पुणे से विदर्भ का एरिया जो महाराष्ट्र में है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट फंड देती है। तो क्योंकि फंड देना मतलब एक्सपेंडिचर अलग से करना, मतलब वो फिजिकल पॉलिसी उसका अलग से डिसाइड कर रही है। तो एक तरह से फिजिकल पॉलिसी के एम है, क्या क्या काम, फिजिकल पॉलिसी क्या ऑब्जेक्टिव्स या एम क्या क्या है, किस लिए फिजिकल पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI की थी वो सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, मेन उसका मेन था प्राइस स्टेबिलिटी, और उसके बाद में ग्रोथ के बारे में सोचती है, बट उसका मेन एम वॉज द प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, अब इसकी बातें आ जाती हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। दो कंपोनेंट अभी अभी देखे हमने, इसमें एक रिसीट होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। भाई पॉलिसी के दो ही पार्ट हैं इसमें, कितना पैसा आया और कितना गया, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब जो जो पैसा आता है सारा का सारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारे टैक्स वैक्स सारा जो पैसा आता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगी। ठीक है भाई, आज जैसे कि अभी अप्रैल में पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया, तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अप्रैल में 1 अप्रैल को वो बांट देगी पूरी दुनिया में, ले जाओ। उसको पूरी साल भर के लिए रखेगी। जैसे कि आपके घर में पैसा है तो आपकी मम्मी अलग से कहीं छुपा के रखती है, ठीक है, पापा अपने अलग से रखते हैं। इस तरह से आप जगह जगह पे पैसा रखते हो आप, और जब काम पड़ता है जब वहाँ से निकाल के रख देते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के पास में फंड आता है, सो गवर्नमेंट 3 तिजोरियों में रखती है, ऐसा सोचो तुम, 3 जगह रखती है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। 3 जगह वो पैसे रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ने से इन तीनों में से निकाल निकाल के पैसा खर्च करती है। ठीक है, अब कौन से में कौन सा जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा कितना खर्चा, कौन सी मतलब किस चीज़ पे खर्चा करेंगे। जैसे कि आप अगर अगर जो फैमिली होती है वो पहले से डिसाइड नहीं करती, कि हम लोग भी पहले सोचते हैं कि भाई हाँ इस महीने हम लोग ये चीज़ें खरीदेंगे, अगले महीने ये करेंगे। किसी घर में शादी है तो वही 5 महीने बाद में वो खर्चा आएगा, उसके लिए आज गहना खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सारा का सारा एक तरह से हम पूरा प्लान करते हैं। तो इस प्लान को क्या बोलते हैं, बजट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा प्लान करती है पूरे साल भर का, कि जो मेरे पास पैसा आया और जो मेरे पास पैसा गया, मतलब जाना है, उनका हिसाब किताब लगाती है और देखती है कि कहाँ पे उसको पैसा खर्च करना है। इसको कहते हैं बजट। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले ही बजट ले आती है, बताती है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग खर्चा करने वाले हैं, कितना पैसा हमारे पास में। जैसे मान लो कि 2021 का बजट आएगा, तो 21 का पैसा तो गवर्नमेंट को पता नहीं है, पर वो क्या करेगी, 2020 का पैसा निकाल लेगी। 2020 में इतना पैसा आया था, इतना खर्च हुआ। 2021 में हम लोगों का ये एक्सपेक्टेड है, इतना हम सोच रहे हैं कि इतना आएगा और इतना हम खर्च करेंगे और इन इन चीज़ों पे खर्च करेंगे। तो ये पूरा बजट में होता है। अगर कोई बजट को पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत समरी देखा हुआ है उसका, तो उसको समझ में आएगी सब चीज़ें, बजट गवर्नमेंट किस तरह से लाती है। एक तरह से पेपर है, उस पर सारा का सारा लिखा रहता है कि पिछले साल कितना पैसा आया था, कितना गया, इस साल कितना आने की संभावना है और कितना जाएगा, और किन किन चीज़ों पे जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से, तो इस बजट, इसको एक तरह से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, बजट नहीं बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS बोलते हैं। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 112 में इसके बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट को हर साल, गवर्नमेंट शुड कम विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर साल गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आना है, जो कि बजट बोला जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो गवर्नमेंट को हर साल लाना ही पड़ेगा वो। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती भैया इस साल का कोई बजट ही नहीं है, सारा पैसा आएगा जाएगा किसी को कुछ पता ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हर साल एक बजट लाना पड़ता है। उस बजट में वो बताता है कितने रिसिप्ट हैं, कितने एक्सपेंडिचर हैं हमारे, पिछले साल कितने हुए, अगले साल कितने हुए, और ये सारा का सारा जो रिसिप्ट, जो पैसा आया, वो कौन कौन से फंड में रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड में रहेगा, कंटीजेंसी में रहेगा, या पब्लिक अकाउंट्स में रहेगा। मतलब 3 तिजोरियाँ एक तरह से। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो पॉलिटी में आता है पूरा डिटेल में, बजट कैसे होता है, कैसे पास होता है, क्या क्या होता है। लक्ष्मीकांत नाम की एक बुक है, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। अभी पॉलिटी नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब बताइए, जो बजट है, जैसे कि एक बजट है तो वो बना लेगा बजट, जैसे एक पूरा पेज है, पेज के ऊपर लिख लिया बजट। अब बजट के क्या करेगा वो, कि कितने पैसे आए बजट, वो बताएगा कि अब पूरा हिसाब लगाना, जैसे पिछले साल का हिसाब लगाना 20-21 का,
20-21 मतलब अप्रैल के 20 से 21 मार्च के 21 तक, मतलब एक साल में। तो वो क्या करेगा, बीच में लाइन खींच के और देख लेगा कि एक रिसिप्ट का कॉलम बना लेगा, एक एक्सपेंडिचर का। रिसिप्ट मतलब जो पैसा आता है, जो एक्सपेंडिचर जो पैसा जाता है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट वाले पैसे देख लेगा कितने, एक्सपेंडिचर वाले देख लेगा। अब रिसिप्ट में भी वो दो कॉलम बनाएगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट का, एक कैपिटल रिसिप्ट का। एक्सपेंडिचर में भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके क्लासिफिकेशन है, किस तरह से करते हैं। मतलब जो पैसा आया वो दो सोर्स से आता है, एक रेवेन्यू से, एक कैपिटल से। इसी तरह से एक्सपेंडिचर जो पैसा खर्च हुआ वो भी एक रेवेन्यू पे खर्च होगा, एक कैपिटल पे खर्च होगा, ठीक है। अब इनके भी फिर आगे सब पार्ट है, रेवेन्यू के भी दो पार्ट है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। टैक्स जो हम लोग देते हैं, आप और हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये होते हैं, गवर्नमेंट कहीं पे मान लीजिए कोई चार्जेज लगा देती है, किसी की फ़ीस लगा देती है। जैसे आप जाओगे और आप गए और आपने एक लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस की 300 रुपये फ़ीस है, तो वो एक तरह से नॉन टैक्स है, वो टैक्स नहीं है, वो फ़ीस है। तो नॉन टैक्स कलेक्शंस हो गए। तो इस तरह से ये सारे रेवेन्यूज़ में आते हैं। फिर कैपिटल में ये होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट, समझ में आता है आप लोगों को, कोई कंपनी है और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सपोज करो LIC। तो LIC में उसने 10% शेयर को बेच दिया। तो LIC मान लो 100 करोड़ की कंपनी थी, तो उसका 10% मार्केट में बेच दिया। तो जब मार्केट में 10% बेच दिया, तो 10% मतलब 100 करोड़ का 10% कितना हो गया, 10 करोड़। 10 करोड़ गवर्नमेंट के पास में आ गया। तो इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। या लोन की रिकवरी कर, कुछ ना कुछ लोन की रिकवरी होती है। जैसे मान लो कि किसी को लोन दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो लोन वापस आया। हो सकता है कि मान लो कि एक अपनी पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको कुछ लोन दिया था, वो लोन वापस आया। वापस से आया मतलब रिसिप्ट में तो आएगा आएगा, रेवेन्यू में रहेगा या कैपिटल में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है। रेवेन्यू का बस याद रखो, टैक्स और नॉन टैक्स, उसके अलावा सब इसमें आ जाएंगे कैपिटल में। या लोन दिया, या हम लोगों ने कुछ खरीदा, हम लोगों ने बोरोइंग्स की कहीं पे, मतलब हम लोगों से मतलब कहीं से बोरोइंग्स की, कोई फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से हमने कुछ पैसा लिया, तो ऑब्वियसली पैसा हमारे देश में आया तो रिसिप्ट में आएगा, किस में आएगा, रेवेन्यू में नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा। क्योंकि रेवेन्यू में तो टैक्स और नॉन टैक्स। थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट मामला है, आपको इतना याद नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना याद रखना, बजट के दो पार्ट, एक रिसिप्ट एक एक्सपेंडिचर। और उसमें मतलब रिसिप्ट को एक तरफ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर को एक तरफ लिखते हैं। कोई थोड़े MPSC UPSC इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन इज मस्ट, ठीक है। सेकंड इज एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च करने वाली बात आ गई। तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है कि देखिए, ये होता है रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो हर साल होता रहेगा, ठीक है, समझ में ही बात, जो हर बार होता रहेगा, रिकरिंग जिसको बोलते हैं। और कैपिटल का मतलब होता है एक बार हो गया, वो चीज़ हो चुकी है। जैसे आपने 10% इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार ही होगा, ठीक है। वो हर साल का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 साल वो कर दिया तो कर दिया। टैक्स हर साल आएगा आपके पास में। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ जहाँ पे हर साल जो खर्चे होते हैं ना, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। जैसे कि आपने कुछ बाहर से लोन लिया था, बोरोइंग्स की थी, उस पर हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। या आपको सैलरीज को देना पड़ेगा हर साल। डिफेंस के कुछ एक्सपेंसेज होते हैं जो हर साल मस्ट है आपको करने के लिए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो आपने पूरा पूरा लोन लिया, उस लोन को वापस से रिटर्न कर रहे हो, मतलब वन टाइम ही रिटर्न कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट बार बार दे रहे हो। जो चीज़ को बार बार कर रहे हो दैट इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू, और जो चीज़ एक बार कर रहे हो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसका क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन, आई एग्री, इतना आराम से याद नहीं होता। बट आपको हमेशा याद रखना, बजट जब भी बजट बनाती है गवर्नमेंट, उसके दो पार्ट होते हैं। एक ओबियसली जो पैसा आता है, मतलब रिसिट बोलते हैं इसको, जो पैसा जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रिसिट के दो पार्ट, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंडिचर के भी रेवेन्यू और कैपिटल। बस इसमें थोड़ा सा एक थम लाइन ये याद रखो कि जब भी कोई चीज़ बार बार होती है तो रेवेन्यू में आएगी। तो जो पैसा बार बार आता है हर साल, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो पैसा हर साल बार बार जाता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल जाएगा। और दूसरा जो बचा वो कैपिटल है, जो एक बार में सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सपोज करो एक बीच में लाइन खींच दिया उसने, बीच में लाइन खींच दी, ऐसे कि ऐसे गवर्नमेंट ने एक लाइन खींची और गवर्नमेंट ने एक एक तरफ अपना लिख लिया कि रेवेन्यू रिसिट और एक तरफ एक्सपेंडिचर।
तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या क्या ज़्यादा हो तो फ़ायदा होगा, रिसिप्ट ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो बढ़िया रहेगा ना, गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और खर्च कम हो रहा है। जैसे कि आपके घर में मान लो सपोज करो एक रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब आप जो पैसा रिसिप्ट जो मतलब आ रहा है आपके घर में और जो पैसा खर्च हो रहा है, तो आप पूरे महीने का हिसाब किताब लगाओगे तो आपको पता चला 10,000 रुपये तो आया था, 12,000 रुपये खर्च हो गया, तो 2,000 रुपये तो आपका लॉस में आ गया। अगर इसकी जगह 12,000 रुपये आता, 10,000 खर्चा होता, तो आप 2,000 रुपये सेविंग में कहीं ना कहीं डाल देते ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट या फिजिकल सरप्लस। सपोज करो आपके घर में 10,000 रुपये है, आया था, रिसीट 10,000 की है और खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 12,000, तो आपका कितना माइनस हो गया 2,000 रुपये। अब वो 2,000 रुपये आप कहाँ से लाओगे, तो आपको डेफिसिट हो गया ना। डेफिसिट को इंग्लिश में याद रखा करो, डेफिसिट मतलब कमी, हमेशा माइनस वाली चीज़ जो कमी रहती है उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो इसको फिजिकल, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम लोग, और फिजिकल डेफिसिट मतलब अपने पास में कितने पैसे की कमी रहेगी 2,000 की, तो आपको उस 2,000 के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से मतलब अपने पड़ोसी से इधर उधर से कहीं से उधार लेना पड़ेगा। सेम गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट के पास में अगर रिसिप्ट और इसके एक्सपेंडिचर में जो भी अंतर होता है, उस अंतर को मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर अगर माइनस रहा, मतलब जो कम आया कम और गया ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कहीं से भी ले सकती है गवर्नमेंट, बाहर की फॉरेन कंट्रीज से भी ले सकती है ना, और कहीं से भी कोई एजेंसी से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक, ऐसे वर्ल्ड बैंक तो देता नहीं है, पर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लोन्स वगैरह देती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा है या ख़राब है ना। ये तो एक तरह से खराब ही है ना, किसी भी इकोनॉमी के लिए फिजिकल डेफिसिट खराब ही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब जो पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, उस खर्चा जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसके लिए हमको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर खर्चा ही कम कर लो, और जब खर्चा कम करोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। गवर्नमेंट को खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को रोड्स बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को स्कूल्स बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनानी पड़ेंगे। अगर वो ही नहीं बनाएगी गवर्नमेंट तो फिर आपका देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए आपके पास में जो इनकम मनी है वो आउटगोइंग मनी से ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर कभी भी कम रहती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल तो आपको समझ में आ ही गया, पहले डिफिसिट तो लगाओ उसके साथ में कमी है, उसके लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। ये फिजिकल डिफिसिट कभी भी अच्छा नहीं रहता इकोनॉमी के लिए। थोड़ा बहुत रहेगा तो चल जाएगा काम, है ना, क्योंकि देश प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ज़्यादा रहेगा तो बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसको इसको कम करने के लिए कुछ गवर्नमेंट प्रयास करती है हर साल। ठीक है, तो कम कैसे कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारा जो रेवेन्यू है, मतलब जो हम रिसिप्ट है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, जैसे टैक्स वैक्स में कलेक्शन और ये सब कुछ, इसको हम ज़्यादा कर दें। मतलब ये कैसे भी करके, अब तो आप बोलोगे सर टैक्स बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, टैक्स बढ़ा नहीं सकते ना आप। आपने पूरा टैक्स बढ़ा दिया तो फिर क्या करेंगे लोग, टैक्स की चोरी करने लगेंगे, इतना टैक्स लगेगा तो। आप मार्केट में जा रहे हो और अभी आप कोई वस्तु खरीदते हो और उस पर वो बोल रहा है कि 20%, 18% टैक्स है, आपने टैक्स दिया और लेके आ गए। अगर उस 18 को मान लो 40% कर देगा और वो बोलेगा कि सर 100 रुपये की चीज़ है पर 40 रुपये टैक्स है, तो आप बोलोगे अरे छोड़ यार मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मेरे को पैसा दे दे, तो गवर्नमेंट के पास मेरे को 100 रुपये की दे दे, वो बोलेगा ठीक है आप ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में क्या गया, अंडा, कुछ नहीं गया। तो अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो लोग टैक्स चोरी करने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो आपका कलेक्शन का मीडियम है ना उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, लोगों को जागरूक करना है कि भाई आप बिल लो, पक्का बिल लो। लोगों को बोलना है कि टैक्स, आप टैक्स की चोरी ना करो, या जिस भी तरीके से आपको टैक्स की चोरी रोक सकते हो, ये सारी चीज़ें करके आप इम्प्रूवमेंट इन जो रिसिप्ट है उसको बढ़ाओ। और जो आपके खर्चे हैं उनको भी थोड़ा बेटर अलाइन करो, मतलब खर्चों को ऐसा मत करो कि अननेसेसरी के खर्चे हो रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्चे नहीं हो रहे। तो उसको भी इसी तरह से आप मैनेज करो कि खर्चे को भी हम कम कर सकें और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा कर सकें। ठीक है, इन सब तरीकों से हम लोग फिजिकल डिफिसिट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिजिकल डिफिसिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव मतलब उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। मतलब फिजिकल जो हमारा था उसको हम कंसोलिडेट किया, मतलब उसको इम्प्रूव किए, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव किए। ठीक है, कैसे कर सकते हो वो आपको समझ में आएगा कि आप क्या तो जो पैसा आ रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, या जो खर्चे हो रहे हैं
वो कम तो नहीं कर सकते, बट उनको ऐसा करो कि भाई जहाँ पे अननेसेसरी पैसा जा रहा था, वेस्टेज पैसा जा रहा था, वहाँ कम कर दो आप कैसे भी करके। और बेटर जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और ये सब कुछ करके, और खर्चे को भी कम कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप जो इधर उधर चोरी हो रही है इधर उधर, आप देखो गाँव वाँव में या इधर उधर क्या करते हैं कि बिजली के पैसे ही नहीं देते कोई भी लोग। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा टेक्नोलॉजी लगा दे और थोड़ा बहुत वो कर दे, तो क्या वहाँ से क्या आने लगेगा, पैसा आने लगेगा। सबके मीटर वीटर लगा दे तो वहाँ से पैसा आने लगेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, दो नाम आपको समझ में आना चाहिए, फिस्कल डिफिसिट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। ये FRBM एक एक्ट आया था, क्या है इसका फुल फॉर्म, फाइनेंशियल, अभी मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, बजट मैनेजमेंट कुछ है इसका। 2003 में इसका आया था, उसने बताया कि फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहिए। मैं FRBM एक्ट के बारे में मैं ज़्यादा मतलब बताना नहीं चाह रहा अभी। इसमें कुछ टारगेट्स रखे थे कि फिजिकल डिफिसिट कितना होना चाहिए ये। हाँ, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। हाँ हाँ, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 आया था। उसने बोला कुछ टारगेट रखे कि इतना फिजिकल डिफिसिट होना चाहिए, इतना रेवेन्यूज़, इतना ये सब कुछ होना चाहिए, उसने ये बताया। तो उस हिसाब से हम लोगों को फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट कर रही है, ट्राई कर रही है, पर अभी उतना नहीं कर पाती गवर्नमेंट। तो ये आज की क्लास थी, यहीं तक क्लास थी, छोटी सी क्लास है, पर ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है। जैसे शक्तिमान बोलता था ना, छोटी छोटी हैं बट ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। मैं वो वाले क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं हमेशा कन्वेंशनल बता रहा हूँ, है ना, फंडामेंटल्स। इकोनॉमी में बहुत सारे एग्जाम्स में वो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SBI का चेयरमैन कौन है, इसका ये सब आपको रटने भाई कहीं ना कहीं से, वो मैं नहीं करा पाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, वो तो आपको खुद को ही कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें देखनी है कि इसका चेयरमैन कौन है, अभी कोई नया कुछ कोई एप्लीकेशन किसी ने लॉन्च की तो कि कौन से बैंक ने की है, ये सब कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है फंडामेंटल में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, है ना, वो पक्के से कर पाओगे। आई थिंक एक या दो, मैक्सिमम दो क्लासेस जोड़ लेंगे हम लोग और ख़त्म हो जाएगी इकोनॉमी। एक आई थिंक इंटरनेशनल बॉडीज़ पे ले लेंगे, WTO के, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ये AIIB बैंक, और इनके बारे में हम लोग एक एक क्लास ले लेंगे। और एक क्लास में और कुछ छोटा मोटा चीज़ें छूट गई होंगी उनको ले लेंगे। और आपको लगेगा कि सर इनके ऊपर भी कोई क्लास होनी चाहिए तो आप मेरे को पहले ही बता देना, जिससे कि उस पर भी क्लास ली जा सके। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज हैं बट यू हैव टू रिपीट दीज क्लासेस। आपको लगता होगा, और नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, अगर आप वापस से करना चाहते हैं तो वापस से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखो या यूट्यूब पे उस चीज़ के बारे में डालो, आपको और दूसरे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और डिटेल के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस तो थोड़ी छोटी होती हैं, आपको जहाँ से भी टॉपिक का समझ में आए वहाँ से टॉपिक को पढ़ो, पर टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, आपको पर सफिशिएंट आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे ना, ऐसा कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप इन सब चीज़ों से नहीं कर पाएंगे, इतना मुझे पता है। आपको अगर कोई लगता है कि सर ये टॉपिक और पढ़ा दो तो मैं वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगा। अगली क्लास आई थिंक इंटरनेशनल बॉडीज़ पे लूँगा। फिर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स क्या होती है बैंकिंग में, या कुछ ऐसे नाम वाम होते हैं। अगर उन क्लासेस को, उन जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर उन पे हुई तो उन पे एक और क्लास लेंगे। तो 10 क्लासेस का अपना एम था, हम लोग लगभग 10 या 11 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे टॉपिक्स को। ठीक है, ओके। अभी क्लास में लोग ज़्यादा आ नहीं रहे, मैं समझता हूँ, भी समझ भी सकता हूँ। एक तो इकोनॉमी भी इतना उस तरह का नहीं होता है, सेकंड चीज़ अभी सब लोग परेशान भी है, मैं देख रहा हूँ इधर उधर बहुत लोगों का मैसेज भी आता है कि करना चाह रहे हैं बट कोई ना कोई घर पे बीमार है या समथिंग, लोग खुद भी बीमार है और इस मानसिक कंडीशन में भी नहीं है लोग कि अभी कुछ पढ़ने वढ़ने का मन कर रहा हो, ऐसा इस कंडीशन में भी नहीं है लोग कई। बट और एग्ज़ाम का भी सबको पता नहीं, अनसर्टेनिटी लगती है कि कब एग्ज़ाम्स होंगे कब नहीं होंगे। बट मेरा यही है कि आप लोग देखिए, अभी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हो तो वेरी गुड, बट उसके अलावा आप लोग अपनी तरफ से जो जो बुक्स होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा आपको जो इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं ना उनसे दूर ले जाएंगे। ठीक है, जो मतलब अननेसेसरी चीज़ें जो दिमाग में चलती रहती हैं, उन सब चीज़ों से आपको दूर लेके जाएंगे।
तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि पढ़ने का और डिटेल्स में पढ़ने का, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता सकता, ये सारे टॉपिक्स तो महीने महीने लेते हैं। आप कोचिंग में जाओगे 2-2 महीने तक इकोनॉमी चलती है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता इतना, ठीक है। तो आपको अपनी डिटेल्स खुद बनानी है हर चीज़ के ऊपर। FRBM एक्ट मैंने बोला है, तो आपको जाके उस पर सर्च करना है ना। आर्टिकल 112 के बारे में मैंने बात की बजट में, तो उसके बारे में आपको सर्च करना है। ऐसे बीच बीच में एक एक चीज़ को आपको पकड़ पकड़ के थोड़ा अपने अपने खुद के और भी एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। और जिसको कुछ नहीं ज़्यादा करना है तो वो इतना भी सफिशेंट है आप पर। जो क्लासेज में मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर कट एक एक चीज़ वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी नहीं जाती। मैं बोलता हूँ कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, वो आपके लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें पकड़ना। चलिए छोटा सा क्विज़ है, 7-8 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम लोग। पर क्विज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, हो सकता है गलतियाँ हो जाए आज। फर्स्ट क्वेश्चन, which is systematic record of all economic transaction between country and the rest of the world? Balance of trade, balance of payments, balance of transactions या budget? बताइए। बताया था ना मैंने, हमारे देश और दूसरे देश के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है, देश और बाहर के, मतलब रेजिडेंट्स और कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? हमारे रेजिडेंट्स और बाहर के रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मतलब रहने वालों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनका स्टेटमेंट मतलब उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं ना। कल की क्लास में तो पढ़ाया था ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ all economic transactions between residents and non-residents of a country in a given time period, which is usually 1 year। यही तो बताया था, तो इसमें तो साफ साफ है बी आंसर। बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कहाँ से दिमाग लगा रहे हो? बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन तो पढ़ाया नहीं मैंने। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। अब ध्यान रखना, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो पार्ट थे। फर्स्ट इज करंट, करंट। सेकंड इज कैपिटल, ठीक है। करंट, करंट के दो पार्ट्स थे, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। विजिबल में गुड्स थे, इनविजिबल में SIT थे, ठीक है। अब ऐसे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। करंट अकाउंट, BOP करंट अकाउंट में इनमें से क्या क्या आता है? गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, इनकम, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बताया था ना, गुड्स तो पहला है, विजिबल में आ गया। इनविजिबल में क्या था? SIT। सर्विसेज आ गई, इनकम आ गया, और ट्रांसफर्स भी आते थे। चलो ऑप्शन में नहीं है बट पता रहना चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर्म द इनविजिबल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट? करंट अकाउंट में दो पार्ट, एक विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल गुड्स, इनविजिबल के तीन पार्ट। इनमें से बताइए उनमें से कौन कौन से? इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम associated with non-residents assets and liabilities, remittances of worker income, all of the above? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सर्विसेज है, दूसरा इनकम है। रेमिटेंसेस ट्रांसफर्स में आता था, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो उसमें रेमिटेंसेस, डोनेशंस, गिफ्ट्स, ये तीन आते थे। आप लोगों की भैया अभी सबकी एज कम है, सबकी बुद्धि थोड़ी साफ होनी चाहिए। मेरे को तो इतना याद नहीं रहता, आप लोगों को याद होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। ट्रांसफर्स में तीन होते थे शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, आई थिंक, है ना। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री? कैपिटल अकाउंट का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट वाला करंट था, दूसरा कैपिटल था। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रेमिटेंसेज, ट्रांसफर, या NRI डिपॉजिट्स? वेरी वेरी सिंपल, NRI डिपॉजिट्स उसमें था ना, तीसरा वाला जो पोर्शन था, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट था वो दूसरा लोन्स था, वो तीसरा क्या था? यही था, बैंक अकाउंट्स, मतलब NRI जो डिपॉजिट करते हैं FCNR अकाउंट में, ठीक है। तो आंसर इज NRI। ये सारे के सारे UPSC में पूछे क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उसमें नहीं पूछा, ठीक है। किसी किसी का मैंने ईयर भी लिखा है।
विद रेफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में? करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन असेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। पहले तो चलो एक एक करके चलते हैं ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, ये तो हमने देखा ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड, भाई गुड्स का बीओटी क्या होता है, वो गुड्स का ही तो होता है, तो करंट अकाउंट में तो आता है गुड्स, ठीक है। तो ये तो पहला पहला तो होगा ही होगा। फॉरेन एसेट्स कहाँ से आ गए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फॉरेन एसेट्स वो होते हैं एफडीआई और एफआईआई, वो तो कैपिटल का पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा भैया, ऐसा हलवा नहीं है कि सीधा ही मिल जाए। फॉरेन का नाम आके समझ जाओ कि फॉरेन एसेट्स मतलब एफडीआई एफआईआई, तो सेकंड तो नहीं होगा। फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स बिल्कुल आते हैं, इसमें एसआईटी होता है, मतलब पहला सही है, तीसरा सही है। एचडीआर कहाँ से आ गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था हमने उसमें, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, 1 और 3, तो आंसर इज बी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स, कोई कंट्री एक्स है, सपोज करो इंडिया है या कोई भी है, विल नेसेसरली हैव टू ओकर, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पक्के से होगी अगर देर इज ए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़े पूरी दुनिया में, उस कंट्री की बात नहीं हो रही। सेकेंड इज देर इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर उस देश की जनसंख्या की वृद्धि हो तो ग्रोथ पक्के से होगी। देर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स, उस कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। डी इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी में ट्रेड बढ़े तो उस कंट्री का ग्रोथ होगा। क्या आंसर लगता है आप लोगों को, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। आंसर डी लगा रहे हैं कुछ लोग, ओके। आंसर डी कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए, किसी देश का ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेड ग्रो हो रहा है उससे, जैसे भारत का ग्रोथ, अगर पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है कोई मतलब ट्रेड की, तो भारत का ग्रोथ कैसे होगी, भारत की कोई जरूरी है क्या होगी? भाई भारत की ग्रोथ तो तब ज़्यादा हो सकती है जब भारत से ट्रेड हो जाए। मान लो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, चाइना अमेरिका से कर रहा है, अमेरिका रशिया से कर रहा है, रशिया इससे, तो पूरे वर्ल्ड का ग्रो ट्रेड तो ग्रो हो रहा है, पर इंडिया से कोई नहीं कर रहा सपोज करो, तो इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी? तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से होने से क्या फ़ायदा अपने को, अपने तो इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। तो डी तो नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्रोग्रेस होने से कोई देश का प्रोग्रेस हो कोई ज़रूरी है क्या? अभी अभी पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है पर अफगानिस्तान ग्रो नहीं कर रहा, बताइए अफगानिस्तान ग्रोथ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसी तरह पूरे देश में ट्रेड अभी बढ़ रहा है, पर क्या अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ रहा है या अफगानिस्तान का ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो भाई उसको क्या मतलब पूरे वर्ल्ड से होने से, तो ए बी और सी में से आंसर होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ से कभी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस हैं क्या, नहीं, कहाँ से? तो रिसोर्सेज पे और प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो आंसर इज सी, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वो होता है जो वन टाइम कई इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे रोड बना रहे हैं हम लोग, स्कूल्स बना रहे हैं, इनको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। या हम लोग मतलब यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ट्रेन्स बना रहे हैं या रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, इससे पक्के से ग्रोथ होगी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव है, बीओपी पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझिए बात को, पॉजिटिव कब होता है बीओपी, जब हम आरबीआई के फॉरेन रिजर्व्स जहाँ पे आरबीआई के रहते हैं उसमें पॉजिटिव तभी होगा जब क्या होगा कि डॉलर्स कम, मतलब डॉलर्स की डिमांड कम होगी, इतना मैं बता सकता हूँ, तभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डॉलर्स ज़्यादा आ रही है और जा कम रही है, तो जो चीज़ ज़्यादा आती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसमें बताइए मेरे को, रुपया विल स्ट्रोंगर, रुपया विल बी वीकर, गुड गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, बैड फॉर एक्सपोर्टर्स, कौन सा होगा? भैया देखिए एक बात बताइए, अगर पॉजिटिव हो गया तो ओबियसली ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं तो डॉलर की कीमत कम होगी, तो रुपये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, फर्स्ट तो सही है ये, तो फर्स्ट सही है तो सेकंड सही नहीं होगा। कभी भी रुपये स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सपोर्ट के लिए नुकसानदायक है,
पहले बताया था मैं, 1 रुपये में पहले क्या होते थे, $1 में 50 रुपये आते थे, अभी $1 में 40 रुपये आने लगेंगे। कोई चीज़ को आप चाइना में बेचोगे, पहले 50,000 रुपये मिलते थे, अभी 40,000 मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो दैट इज़ बैड फॉर एक्सपोर्टर्स। पर याद रखना, दिस इज़ बैड फॉर एक्सपोर्टर पर गुड फॉर इम्पोर्टर्स। तो मैं सिर्फ एक्सपोर्टर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टर्स के हिसाब से आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी क्लास भी, टाइम भी खत्म हो रहा है, फटाफट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, इसका उल्टा लगा दो और क्या। ऑब्वियसली ये आपको टिप्स पे भी थोड़ा याद रहे तो बढ़िया है। रुपये वीक हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा रुपये, और ये होता है क्या, गुड होता है एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये आज की क्लास ख़त्म होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे पर इंपॉर्टेंट थे।